प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार पढ़ रहे थे। तो पूर्व व्याख्यान में हमने कहानी को समझने का प्रयास किया था कि कौशल देश के राजा ने मधुलिका के खेत को एक दिन के लिए हल चलाने के लिए लिया था और ये उनका कृषि उत्सव होता था। तो अब आगे आप इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ, अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी। प्राचीन में जैसे गुलाबी खिल रही थी, वह रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोत और कपोती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षक गण ऊँघ रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से चौंक उठे। तो रात्रि का समय था ये, और अभी जो कृषि उत्सव था वह संपन्न हो चुका था। युवक कुमार तीर सा निकल गया। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुप वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी। अरुण ने देखा, एक खिन्न माधवीलता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। सुमन मुकुलित, भरमर निष्पन्न थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठा। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले धृष्ट, तुम कौन? मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम ही ने कल के उत्सव की संचालिका रही हो। उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। हाँ, उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान क्यों? आपको कल का शोभन सता रहा है भद्र। आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? तो इस गद्यांश में बतलाया गया है कि मधुलिका जो कौशल देश के पूर्व सेनापति की पुत्री है और जिसने कृषि कार्य के लिए कौशल देश के राजा को अपनी भूमि दी थी, जिसमें वे कृषि उत्सव मना रहे थे, और वहीं पर मगध का राजकुमार अरुण भी आया हुआ था। और अरुण सोई हुई जो मधुलिका है उनको देखता है, उनके सौंदर्य को निहारता है, और जो मधुलिका है वह अचानक उठ करके बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे से परिचय करने का प्रयास करते हैं। अरुण पूछता है कि कल के उत्सव की संचालिका आप ही थी? तो जो मधुलिका है वो हाँ में उत्तर देती हैं और आराम कर उसे आराम कर लेने के लिए कहती हैं कि मुझे आप आराम करने दें। मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का, आह, मनुष्य कितना निर्दयी है। अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ।
मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती, उसे अपनी तो जो मगध का राजकुमार अरुण है वह मधुलिका से परिचय करना चाहता है और वह उसके सौंदर्य पर आसक्त भी दिखाई पड़ रहा है। राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंद बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। तब तुम्हारा रहस्य क्या है? यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की तरफ खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। मधुलिका राजकुमार अरुण को बतला रही हैं कि अपने पूर्वजों की भूमि को छोड़ने पर उसे दुख का अनुभव हो रहा है और वह राजकुमार से कहती हैं कि आप मेरा उपहास या मजाक न उड़ाएं। तो राजकुमार अरुण उसे कहता है कि मैं कौशल नरेश से तुम्हें तुम्हारी भूमि वापस दिलवा सकता हूँ या दिलवा दूंगा। फिर मधुलिका उससे कहती कि नहीं, मैं अपनी भूमि वापस नहीं लेना चाहती, वह हमारे देश का राष्ट्रीय नियम है और मैं नियम की पालना करना चाहती हूँ। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों से उसका रतन किरीट चमक उठा। रतन किरीट, रतन जड़ा मुकुट अश्ववेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके के अश्वम आहत न हुई। उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। यद्यपि इस गद्यांश में मधुलिका ने राजकुमार अरुण को जाने के लिए कहा था, लेकिन मधुलिका के मन में भी राजकुमार के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। तो उसे जानने के लिए कहने पर मधुलिका के मन में भी एक कष्ट या दुख की भावना जागृत होती हुई हमें यहाँ पर अनुभव होती है। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्णकुटीर थी। पर्णकुटीर झोंपड़ी थी। सूखे डंठलों में से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रय था। कठोर परिश्रम से रूखा अन्न मिलता, वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। मधुलिका ने क्योंकि राजा से अपने खेत का मूल्य नहीं लिया था, इस कारण वह दूसरे खेत में ही काम करती और रूखा सूखा खा करके अपना जीवन यापन कर रही थी। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति चमक। आसपास के कृषक उसका आदर करते। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। शीतकाल की रजनी रात्रि, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप। मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी। वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, किंतु उसकी आवश्यकता कल्पना के साथ बढ़ती घटती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे इसी मधुक के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा
वह अपने हृदय से पूछने लगी। उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी, क्या कहा था? दुख दग्ध हृदय उन शोकन सी बातों को स्मरण कर सकता था, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली दिशा में वह कहने का साहस करता, हाय री विडम्बना। तो अब क्योंकि जो मधुलिका हैं वह खेतों में कार्य करके और कृषक कन्या के रूप में अपनी आजीविका कमा रही हैं, तो मन में कभी कभी वो सोचती हैं कि अगर वह राजा का जो अनुग्रह या जो अपने खेत का मूल्य था वह ले लेती तो शायद वह आज उतने कष्टों में नहीं होती। उसे अपने खेत का मूल्य ले लेना चाहिए था। कभी कभी इस प्रकार के विचार जब वह परेशान होती है तो उसके मन में आते हैं। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया है। मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसी मधुलिका मन ही मन कह रही थी। अभी वह निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोंपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। इसके ध्यांस में बतलाया गया है कि मधुलिका को 3 वर्ष पूर्व कृषि उत्सव में आए हुए मगध के राजकुमार अरुण की याद आती है, और अरुण उसे उसकी भूमि दिलाना चाहते हैं। और कभी कभी मधुलिका अरुण की सैद्रमिनी बन करके मगध के राज्य का उपभोग करना चाहती हैं और मगध की रानी बनने का सपन लेने लगती हैं। तो इस प्रकार के विचार कल्पना उसके मन में आ रहे हैं। तो जैसे ही वह इस प्रकार के विचार श्रृंखला में डूबी हुई थी, तो अचानक उसकी झोंपड़ी के बाहर कुछ शब्द सुनाई पड़ते हैं। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार! मधुलिका! आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों बाद आज फिर अरुण ने कहा, कितना समझाया था मैंने, परंतु मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज उसकी ये क्या दशा है? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना है, तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। तो इस गद्यांश में हमने देखा कि मधुलिका को कृषि उत्सव में आए हुए मगध के राजकुमार अरुण की याद आती है, और अचानक ही राजकुमार उसकी झोंपड़ी के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, और मधुलिका को बहुत ही आश्चर्य होता है और वह राजकुमार को पहचान भी लेती हैं। इधर अरुण भी उसे पहचान लेते हैं और दोनों की बातचीत हो रही है।
अरुण यहाँ मधुलिका को बताता है कि वह अब मगध का विद्रोही और वहाँ से निकाला गया राजकुमार है और वह यहाँ आजीविका प्राप्त करने के लिए कौशल देश में आया है। तो मधुलिका को उस पर उसकी इस बात पर बहुत आश्चर्य होता है और वह उसका स्वागत करना चाहती है। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, निस्तब्ध शांत रजनी रात, शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कोहरे में धुली हुई चांदनी, हाड़ कंपा देने वाला समीर। तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गह्वर के द्वार पर, गह्वर गुफा के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों के साथ रहने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता और करता ही क्या? मधुलिका ने राजकुमार अरुण से पूछा कि जब आप इतने विपन्न अवस्था में हैं, बेरोजगार हैं, तो फिर इतने सैनिकों के को साथ लेकर के घूमने की क्या आवश्यकता है? तो राजकुमार उसे कहते हैं कि बाहुबली वीरों की आजीविका है और मैं अपने बाहुबल से अपनी आजीविका प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं अपने इन सैनिकों को छोड़ नहीं सकता। क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते, अब तो तुम भूल नहीं करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, निराश क्यों हो जाऊँ? अरुण के शब्दों में कंपन था, वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं सकता था। यहाँ मधुलिका उसे याद कराना चाहती है कि आपसे जब पूर्व में मुलाकात हुई थी या भेंट हुई थी, उस समय तो आपने कहा था कि हम दोनों ही आपस में साथ रह करके और कोई आजीविका अपनाएंगे, कोई कार्य करेंगे। लेकिन अब जब आप इतने सारे सैनिकों को लेकर के और विपन्न अवस्था में घूम रहे हैं, जबकि बेरोजगार हैं, तो राजकुमार अरुण उसे कहता है कि मुझे अपने बाहुबल पर भरोसा है और मैं किसी नए राज्य की स्थापना भी कर सकता हूँ, मेरे पास बाहुबल है, तो मैं निराश क्यों हूँ? और इस प्रकार से उनका आपस में वार्तालाप चलता